श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीएससी और बीएससी बीएड का कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, और उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक यूनिट है 4 नंबर केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है यूनिट नंबर 4 और उसका पार्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट। पार्ट क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ लिया, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम पढ़ रहे थे तत्वों की संरचना के बारे में। और संरचना के बारे में हमने सबसे पहले बोरोन की संरचना के बारे में पढ़ा। बोरोन में हमने ये कहा कि आइकोसाइडोल रूप में व्यवस्थित होते हैं 12 बोरोन परमाणु। और फिर कार्बन के संरचना के बारे में पढ़ा, और कार्बन में 2 पढ़े। हमने ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा, हमने हीरे के बारे में पढ़ा। फिर हमने फास्फोरस के बारे में पढ़ा, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस के बारे में। फिर हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा। ऑक्सीजन अणु चुंबकीय प्रकृति का होता है और रंगीन प्रकृति का होता है, ऐसी हमने बात की। और उसके बाद हमने एमओ डायग्राम बनाया ऑक्सीजन का, और एमओ डायग्राम में हमने ये पाया कि इनमें विपरीत बंधीकत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से अणु चुंबकीय प्रकृति के होते हैं और रंगीन होते हैं नीले रंग के रूप में। जब ये द्रवावस्था में, द्रव अथवा ठोस अवस्था में होते हैं तो नीले रंग के होते हैं। इसके बारे में हमने, अब इसके बाद ऑक्सीजन के बाद हम गंधक की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का अपना अभी का टॉपिक होगा गंधक की संरचना। देखिए हेडिंग अपना है गंधक की संरचना। गंधक की संरचना, ठीक है। और गंधक की संरचना में देखिए गंधक कैसे, गंधक किस प्रकार से व्यवस्थित होता है। गंधक के 8 परमाणु इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से 8 के 8 इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, और 6 और 1 ये 7 और 1 इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। 8। और जब इनको गर्म करते हैं, अस ऐड है, अस ऐड की चक्रीय संरचना है, संवृत संरचना है। चक्रीय संरचना जिसको संवृत संरचना भी बोलते हैं, संवृत संरचना। और जब इसको गर्म करते हैं, इसको हीट देते हैं 387 केल्विन, हीट देते हैं 387 केल्विन। तो जब इतनी हीट देते हैं तो ये एक रेखीय विवृत श्रृंखला में बदल जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कौन सी संरचना बदल जाता है? विवृत संरचना। एस ऐड हो जाता है विवृत संरचना में बदल जाता है, विवृत संरचना। कौन सी संरचना बदल जाता है? विवृत। और ये होता है हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है? हल्का पीला, हल्का, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि इसको टेम्परेचर और देते हैं 453 केल्विन के लगभग रखते हैं। और टेम्परेचर देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? एस ऐड के अणु अलग प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। एस ऐड के n अणु आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे ऐसे। कैसी सिचुएशन है? एस ऐड, और वो भी कितने आगे? पैर में है, ठीक है। और ये अपने रंग से हल्के पीले से बदल जाते हैं गाढ़े द्रव्य में। किस में बदल जाते हैं? गाढ़ा द्रव्य में बदल जाते हैं, ठीक है। और जब इसको और टेम्परेचर दिया जाता है, लगभग 718 केल्विन से ऊपर का तापमान इसको दिया जाता है, तो ये वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। एस ऐड की वाष्प अवस्था बन जाती है। एस ऐड की क्या बन जाती है? वाष्प अवस्था, ठीक है। और जब एस ऐड को और टेम्परेचर देते हैं, जब एस ऐड को और टेम्परेचर देते हैं तो ये किस में बदल जाते हैं? ये S4 अणु में व्यवस्थित हो जाते हैं।
बदल दिया इसको S2 अणु में हो जाएगा, और जब S2 अणु से और टेम्परेचर दिया जाएगा तो ये S मुक्त S में परिवर्तित हो जाएगा। वो टेम्परेचर 2273 केल्विन लगभग, कितना है 2273 केल्विन के लगभग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, मुक्त S में, मुक्त S में परिवर्तित। ये सल्फर की संरचना है। दोबारा सुन लीजिए, सल्फर सबसे पहले चक्रीय सेल या सेवल संरचना के रूप में व्यवस्थित होता है एसिड। जब इसको टेम्परेचर दिया जाता है 380 केल्विन तो ये बदल जाता है हल्के पीले रंग में और विवृत श्रृंखला में, और विवृत श्रृंखला वाले को वापिस और टेम्परेचर दिया जाता है, किसमें बदल जाता है S8 विवृत संरचना। और जब विवृत संरचना को और तापमान दिया जाता है 453 केल्विन तापमान दिया जाता है तो ये बदल जाता है S8 के अन्य अणु में व्यवस्थित हो जाता है, और अब ये गाढ़े द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है, इसमें परिवर्तित हो जाता है गाढ़ा द्रव्य। फिर क्या होता है, यदि इस गाढ़े द्रव्य में 718 केल्विन से अधिक का तापमान दिया जाता है तो S8 वाष्प में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, S8 की वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, अब S8 की वाष्प है उसको और टेम्परेचर दिया तो ये S4 में व्यवस्थित S4 अणु में आ जाता है, और टेम्परेचर दिया S2 अणु में आ जाता है, तो टेम्परेचर लगभग 2273 केल्विन के लगभग तापमान देने पर ये S मुक्त अवस्था में आ जाता है, किसमें आ जाता है, मुक्त अवस्था में आ जाता है। ये था सल्फर व गंधक की संरचना। ठीक है, तो हमने लगभग संरचना सब पढ़ ली है, और अपना अगला टॉपिक रहेगा परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या का। ठीक है, तो संरचना हमने सारी पढ़ ली है। अगला अपना हेडिंग रहेगा परमाणविक अथवा सैद्धांतिक त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या, परमाणु आकार। ठीक है, तो परमाणु आकार किस प्रकार से परिवर्तित होता है वो सब बातें कर लेंगे। तो पहला अपना हेडिंग होगा परमाणविक त्रिज्या। परमाणु आकार के लिए त्रिज्या के लिए सैद्धांतिक त्रिज्या। ठीक है, होगा क्या, देखिए सबसे पहले क्या होता है, सामान्यतः अपनी बात करते हैं कि जो आवर्त है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता है। परमाणु आकार क्या होता है, छोटा होता है। परमाणु आकार छोटा होता है जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं। जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। वर्ग में परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार कम होता है। जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने के कारण न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज जब इफेक्टिव हो जाता है तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट हो जाते हैं, मजबूती से बन जाते हैं, जिसके कारण साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो बाह्य इलेक्ट्रॉन के नाभिक के प्रति आकर्षण ज़्यादा होने से साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोष की संख्या बढ़ती है, और कोष की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोष की संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखिए सामान्य तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार क्या हो गया है, बढ़ गया है। लेकिन क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम व गैलियम की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है, क्यों? क्वेश्चन अपना है एल्यूमिनियम व गैलियम की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है, क्यों? अब एल्यूमिनियम और गैलियम ऊपर ऊपर बी, फिर ए, फिर जे, ऐसी तो बोरोन, एल्यूमिनियम, यहाँ ए से जी ए की तरफ बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या
बढ़नी चाहिए, ज़्यादा बढ़नी चाहिए कोष की संख्या बढ़ने के कारण, लेकिन यहाँ लगभग क्या है, समान है। इसका कारण है कि जब एल्यूमिनियम से इस GA में बढ़ते हैं, GA में आते हैं, तो GA में इधर देखो D सीरीज के सदस्य भी आ जाते हैं, और D के सदस्य आने के कारण D में 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मतलब परमाणु क्रमांक में 10 की वृद्धि होगी। परमाणु क्रमांक में किसकी वृद्धि होगी? 10 की वृद्धि होगी। इधर गए तो D में अतिरिक्त 10 की वृद्धि होगी, ठीक है, कि D वाले 10 तक तो हो रहा है, D में इलेक्ट्रॉन और भरेंगे, तो परमाणु क्रमांक 10 की अतिरिक्त वृद्धि होगी। अतिरिक्त 10 की वृद्धि के कारण नाभिकीय आवेश प्रभावी हो जाता है, और नाभिकीय आवेश प्रभावी होने के कारण कोष की संख्या से जो साइज बढ़ना चाहिए था उसकी बढ़ोतरी को ये क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। दोबारा सुन लो, एल्यूमिनियम में GA की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है, क्यों? इसका उत्तर सुन लो। GA में 10 इलेक्ट्रॉन D में भी भरे जाते हैं, 3D में भी भरे जाते हैं। अतिरिक्त 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात परमाणु क्रमांक में 10 का अंतर, परमाणु क्रमांक में 10 परमाणु क्रमांक बढ़ गया माना जाए तो D में 10 इलेक्ट्रॉन आने से, और 10 इलेक्ट्रॉन आने से इसके नाभिकीय आवेश इसका प्रभावी हो जाता है। नाभिकीय आवेश प्रभावी होने से ये कोष की संख्या के कारण बढ़ने वाले साइज को कुछ संतुलित कर देता है, जिससे साइज अन्य की तुलना में इसकी बढ़ोतरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी कारण दोनों की परमाणु त्रिज्या लगभग क्या रहती है, समान रहती है। अपने को ये कहना है कि D में अतिरिक्त 10 इलेक्ट्रॉन आने से नाभिकीय चार्ज प्रभावी हो जाता है। नाभिकीय चार्ज प्रभावी होने के कारण कोष की संख्या के बढ़ने से जो साइज बढ़ता है उसमें कुछ क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और साइज लगभग क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडियम थेलियम के आकार में ज़्यादा अंतर नहीं होता, क्यों? अगला क्वेश्चन है, इंडियम व थेलियम IN और TL के आकार में ज़्यादा अंतर नहीं होता, क्यों? अगला क्वेश्चन, IN व TL के आकार में, TL के आकार में ज़्यादा अंतर नहीं होता, क्यों? आकार में ज़्यादा अंतर नहीं होता, क्यों? वही बात कि जब हमने ऐसे कहा था तो क्या हुआ, ध्यान से देखो कि जो बोरोन और एल्यूमिनियम के बीच, बोरोन और एल्यूमिनियम GA और इन दोनों की हमने चर्चा करी, अब इन दोनों की चर्चा करते हैं। जब TL की तरफ जाते हैं तो अतिरिक्त 14 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं F में 14 इलेक्ट्रॉन और आ जाने से नाभिकीय आवेश और भी प्रभावित हो जाता है। अतिरिक्त F में 14 इलेक्ट्रॉन आ जाने से नाभिकीय आवेश और भी क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। क्यों? क्योंकि F के ये 14 इलेक्ट्रॉन हैं, ये परिरक्षण प्रभाव में कुछ कमी करते हैं, और परिरक्षण प्रभाव कमी हो गया तो आवेश क्या हो जाता है, नाभिकीय आवेश प्रभावी हो जाता है। नाभिकीय आवेश प्रभावी होने के कारण कोष की संख्या से जो साइज बढ़ना चाहिए था उसको ये क्या कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं, जिससे परमाणु का आकार लगभग क्या रह जाता है, समान रह जाता है। ठीक है, तो वहाँ तो D के 10 इलेक्ट्रॉनों की बात थी, यहाँ F के 14 इलेक्ट्रॉनों की बात है। F में 14 इलेक्ट्रॉन आने से नाभिकीय आवेश और भी प्रभावी हो जाता है, और नाभिकीय आवेश और भी प्रभावी हो जाने से, नाभिकीय आवेश और भी प्रभावी हो जाने से जो कोष की संख्या के कारण जो साइज में बढ़ोतरी होने वाली थी उसको ये क्या कर देते हैं, अधिकतम संतुलित कर देते हैं, जिससे साइज लगभग क्या रह जाता है, बराबर रह जाता है। ये थी परमाणु त्रिज्या की बात। अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट है आयनन विभव का। पहली बात थी परमाणु त्रिज्या, अगली बात है आयनन विभव। आयनन विभव, आयनन विभव, और आयनन विभव को आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी IP भी बोलते हैं, IE भी कह देते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं, ये न्यूक्लियस
और ये कोई वैलेंस सेल है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई गैसीय एटम। तो आयनिक को कहते हैं किसी विलगित गैसीय परमाणु के, विलगित का मतलब स्वतंत्र से, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन में निकालना चाहता, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, मैं जब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँगा, इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी तभी ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये ऊर्जा ही क्या कहलाती है, ये ऊर्जा ही IE/IP कहलाती है। दोबारा सुनो, किसी विलगित गैसीय परमाणु की बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। अब देखिए सामान्यतः परिभाषा में विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, IP कहलाती है। अब कैसे, किस प्रकार से प्रभावित होता है, सामान्यतः आवर्त में कैसे बदलता है, बल में कैसे बदलता है, तो ध्यान से देखिए। सामान्यतः आवर्त में ऊपर से नीचे जाने, सॉरी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर IP के मान बढ़ते हैं। IP के मान क्या होते हैं, बढ़ते हैं, क्योंकि जब IP के मान क्यों बढ़ते हैं, हमने कहा था कि परमाणु का मान बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से नाभिकीय चार्ज इफेक्टिव हो जाता है, वो बाह्य इलेक्ट्रॉन को मुश्किल से छोड़ता है, और जब वो बाह्य इलेक्ट्रॉन को मुश्किल से छोड़ता है तो अपने को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, अर्थात IP के मान क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर IP के मान बढ़ते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर IP के मान कम होते हैं। IP के मान कम क्यों, क्योंकि जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं कोश की संख्या बढ़ती है, और कोश की संख्या बढ़ने के कारण बाह्य इलेक्ट्रॉन का नाभिक के बीच आकर्षण कुछ कम हो जाता है। आकर्षण कम होने से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाता है, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है, अर्थात IP के मान क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो रही है, सामान्यतः ये कंडीशन है, बाकी प्रश्न के माध्यम से देखते हैं क्या कहानी है। ये IP की बात होगी। अब मैंने क्या किया, IP भी कई होती है, हमने पहला इलेक्ट्रॉन किसी विलगित गैसीय परमाणु से निकाला, मान लो मैंने A को विलगित गैसीय परमाणु माना है, इसके पैर में मैंने G लगाया है, ठीक है, और इससे मैं इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ, अर्थात Ag प्लस में बदल गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, दान किया है, और इस दौरान मैंने इसको एनर्जी दी है, मैंने इसको क्या किया है, एनर्जी दी है, और जो एनर्जी मैंने दी है वो एनर्जी है IP फर्स्ट, एनर्जी कौन सी है, IP फर्स्ट, अर्थात इस A से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाली, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा मैंने दी वो है IP फर्स्ट। फिर मैंने क्या किया, A प्लस पहले से, फिर मैंने उसको एक और एनर्जी दी, मैंने और ऊर्जा दी, उसको मैंने कहा IP सेकेंड, क्या कहा, IP सेकेंड, और फिर मैंने और एनर्जी दी, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, और जब एक इलेक्ट्रॉन को दे दी किसमें बदल गया, A+2, यहाँ पैर में G का G है, ठीक है, और A+2 में बदल गया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो A में बदल गया, A+ में, और A+ से और इलेक्ट्रॉन दिया तो किसमें बदल गया, A+2 में बदल गया। बदल गया। इसको मैंने क्या कहा, इसको मैंने कह दिया ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें टैग किया, ये सेकेंड IP। इसी प्रकार यदि मान लो तीसरी थर्ड IP+2 से और इलेक्ट्रॉन जाए तो उस IP को हम कहेंगे थर्ड IP, कौन सी IP कहेंगे, थर्ड, ये बदल जाएगा A+3 में, और इधर एक इलेक्ट्रॉन को भी दे देगा, तो ये हो गया IP थर्ड। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जो एनर्जी देते हैं उसको कहते हैं IP फर्स्ट, दूसरा निकालते हैं तो IP सेकेंड, तीसरा निकालते हैं तो IP थर्ड। ये होती है क्रमागत IP, सक्सेसिव IP। कौन सी IP होती है, सक्सेसिव IP, क्रमागत IP। और क्रमागत IP के मान हमेशा बढ़ते हैं,
मतलब फर्स्ट से किसके ज़्यादा, सेकंड के ज़्यादा, और सेकंड से किसके ज़्यादा, थर्ड के ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा किसके, IP थर्ड सबसे ज़्यादा, और फिर IP सेकंड, और फिर IP फर्स्ट। क्रमगत IP के मान हमेशा बढ़ते हैं, तो IP थर्ड का मान सबसे क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो ये तो था IP का सीक्वेंस। किसको IP बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन करेंगे IP के। देखिए पहला क्वेश्चन है, वर्ग 15 की IP के मान 16 और वर्ग 14 से अधिक होते हैं क्यों। पहला क्वेश्चन है, वर्ग 15 की IP के मान वर्ग 14 और 16 से अधिक होते हैं क्यों। क्वेश्चन क्या है, वर्ग 15 की IP के मान, IP का मतलब यहाँ आयन विभव से है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल से। IP के मान वर्ग 15 की IP के मान 14 16 से अधिक होते हैं क्यों, से अधिक होते हैं क्यों, अधिक होते हैं। वर्ग 15 की IP के मान 14 16 से अधिक होते हैं क्यों, इसका कारण वर्ग 15 का यदि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, वर्ग 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो ऐसे होता है। विन्यास देखा जाए तो कैसा होता है 15 का अपने ऐसे लिखते हैं NS2NP3। P में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 3 इलेक्ट्रॉन, और P में 3 इलेक्ट्रॉन आने से वो अर्धपूरित स्थायी विन्यास होता है। P में 3 इलेक्ट्रॉन आने से क्या होता है, अर्धपूरित स्थायी विन्यास। और अर्धपूरित स्थायी विन्यास के कारण वो इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी कम रखता है, अर्थात आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि वो पहले से क्या है, स्थायी विन्यास रख रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए अपने को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो IP के मान क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, अर्धपूरित स्थायी विन्यास होने के कारण वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, अर्थात IP के मान क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। पहले क्वेश्चन का जवाब है। जब 16 और 14 नंबर वर्ग में देखेंगे तो 14 में क्या आएगा, NS2NP2, जो कि स्थायी विन्यास नहीं है, जो कि स्थायी विन्यास नहीं है। और जब 16 का लिखेंगे तो NS2NP4, इसका विन्यास भी क्या है, स्थायी नहीं है। इसलिए वर्ग 15 में स्थायी विन्यास होने के कारण, उसमें अर्धपूरित स्थायी विन्यास के कारण इलेक्ट्रॉन के निकलने की संभावना कम होती है, अर्थात IP के मान क्या रह जाते हैं, कम रह जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के निकलने की मुश्किल संभावना होती है, अर्थात IP के मान क्या रह जाते हैं, ज़्यादा रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बेरिलियम की IP बोरॉन से अधिक होती है क्यों। अगला क्वेश्चन है, बेरिलियम की IP के मान बोरॉन से अधिक होते हैं क्यों। बेरिलियम की IP के मान बोरॉन से अधिक होते हैं क्यों। क्वेश्चन, बेरिलियम की IP के मान बोरॉन से अधिक होते हैं क्यों। बेरिलियम की IP के मान बोरॉन से अधिक होते हैं क्यों। तो जो बेरिलियम है उसका विन्यास मिलता है, ऐसा विन्यास आता है बेरिलियम का 1s2 2s2। बोरॉन का लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p1। बेरिलियम और बोरॉन के विन्यास में क्या कहानी है, यहाँ बेरिलियम से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये 2s से निकलता है, और जब बोरॉन से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो 2p से निकलता है। और 2p से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होता है, क्योंकि p की वेदन क्षमता s की तुलना में कम होती है, और वो p की वेदन क्षमता s की तुलना में कम होती है, तो p को आसानी से भेद कर इससे इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया जाता है। तो अर्थात इलेक्ट्रॉन आसानी से भेदेगा भी,
तो इसके आईपी के मान क्या हो गए? कम, आईपी के मान कम हो। दूसरी भाषा में देखें तो ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल, और जब ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल तो आईपी के मान ज़्यादा, जब मुश्किल होगी तो ज़्यादा एनर्जी देगी, और ज़्यादा एनर्जी की तो आईपी के मान क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। एक बात हमने कभी पहले पढ़ी थी, और बात ये थी कि एक ही कोष के उपकोष, एक ही कोष के उपकोष, एक ही कोष के उपकोष, एक ही कोष के उपकोष की भेदन क्षमता का क्रम, की भेदन क्षमता का क्रम निम्न रहता है। भेदन क्षमता का क्रम निम्न रहता है। एक ही कोष के उपकोष की भेदन क्षमता, उपकोष की भेदन क्षमता का क्रम निम्न रहता है। ध्यान से देखिए, जब मान लो यहाँ भी 2s है और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो s ये दूसरे कोष का है, ये भी p भी दूसरे कोष का है, तो क्या रहता है? s की सबसे ज़्यादा, फिर p की, और फिर d की, और फिर f की। ये भेदन क्षमता का ऑर्डर है। ये किसका ऑर्डर है? भेदन क्षमता का ऑर्डर है। ठीक है, अब हमारा जवाब क्या रहा? हम ये कहेंगे कि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन 2s से निकलता है, जबकि बोरोन में इलेक्ट्रॉन 2p से निकलता है। और बोरोन ये p से s की भेदन क्षमता का मान अधिक होने के कारण s से इलेक्ट्रॉन के निकलने की संभावना कम होती है, अर्थात ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। अतः बेरिलियम बोरोन से अधिक आईपी रखता है। बेरिलियम बोरोन से अधिक आईपी कौन रखता है? बेरिलियम। और किससे? बोरोन से अधिक आईपी रखता है। ये अगला निम्न को आयनन विभव के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन है, निम्न को आयनन विभव के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगला निम्न को आयनन विभव के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन है, निम्न को आईपी के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, जब किस किस को लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब ध्यान देंगे, जब मैंने 2-3 बातें हमने आईपी में पहले कभी पढ़ी होगी कि आईपी के मान आवर्त में बाईं से दाएं जाने पर सामान्यतः आईपी के मान क्या होते हैं? बढ़ते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आईपी के मान क्या होते हैं? कम होते हैं। एक शर्त। दूसरी बात ये, भेदन क्षमता बढ़ने से, भेदन क्षमता ज़्यादा होने से आईपी के मान ज़्यादा होंगे। भेदन क्षमता आएगी। तीसरी बात, अर्धपूरित पूर्ण पूरित विन्यास का स्थायित्व ज़्यादा होने से उसकी भी आईपी का मान क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है, का स्थायित्व होने के कारण उसकी भी आईपी का मान क्या होगा? अवेलेबल। जब लिथियम से इधर बढ़ते हैं तो आईपी के मान समय तक बढ़ते हैं, लेकिन बेरिलियम और बोरोन की भी चर्चा की थी, किसकी ज़्यादा रहेगी? बेरिलियम की। कारण क्या है? भेदन क्षमता। क्या कारण है? भेदन क्षमता। इन दोनों का फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का स्थायी अर्धपूरित विन्यास, स्थायी अर्धपूरित विन्यास होने के कारण ज़्यादा रह गया है, तो सबसे ज़्यादा तो आएगी नियॉन की। तो यहाँ में लगा देखो नियॉन की सबसे ज़्यादा, नियॉन की सबसे ज़्यादा। ध्यान से देखो, नियॉन की आएगी सबसे ज़्यादा, नियॉन से फिर एफ की आएगी, और एफ से ज़्यादा रहेगी नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से ज़्यादा रहेगी ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन से ज़्यादा रहेगी, कम रहेगी कार्बन की, और कार्बन से कम रहेगी